नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लियरिंग प्रोसेस क्या होता है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देखिए, क्लियरिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो स्टॉक मार्केट पे जो ट्रेड हो रहा है वो कैसे परफॉर्म किया गया है और कैसे हमारी जो ट्रेड है वो सेटल हुई है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लियरिंग। तो जब ये प्रोसेस स्टॉक एक्सचेंज पे होता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीलेटरल नेटिंग। मल्टीलेटरल नेटिंग, तो यहाँ पे लिखा है इन स्टॉक एक्सचेंज दिस इज डन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड मल्टीलेटरल नेटिंग। अब जब भी हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सिक्योरिटीज़ बाय होंगी, कुछ सेल होंगी, वहाँ पे फंड्स भी ट्रांसफ़र होंगे। तो कुछ पार्टीज़ भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये जो क्लियरिंग और जो सेटलमेंट का प्रोसेस है हम उसको अलग अलग कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब कैटेगरी बोल सकते हैं, हम इसको अलग तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई ट्रेड हम स्टॉक एक्सचेंज पे लेते हैं तो सबसे पहले वो मैच होता है, ठीक है। सबसे पहले मैच होता है, यानी कि वहाँ पे बायर और सेलर दोनों होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बायर है। अगर वहाँ पे कोई सेलर ही नहीं तो आप खुद सोचिए कि आप कैसे उस स्टॉक को बाय कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले होती है मैचिंग, ठीक है, कि कितने क्वांटिटी बाय हो रही है, सेल हो रही है और जो उसका प्राइस है वो, ठीक है। तो जब वो मैच हो जाता है फिर उसके बाद आती है हमारी जो काउंटर पार्टी है वो। तो वो कौन है? वो है हमारी क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्योंकि वही तो यहाँ पर बायर और सेलर का काम कर रही है, वही तो इस चीज़ की गारंटी ले रही है कि हाँ, कि जो बायर है उससे जो पेमेंट है, मतलब जो फंड है वो सेलर के पास पहुँचा जाएगा और जो सेलर है उसकी जो सिक्योरिटीज़ है वो बायर के पास पहुँचाई जाएगी। फिर एंड में बारी आती है कैश सेटलमेंट की, यानी कि कैश कितना किसके पास जाएगा, ठीक है, यहाँ यानी कि हम बोल सकते हैं फंड। तो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि वो जो कैश है उसका नेचर क्या है, मतलब वो प्रीमियम है या कोई फ़ीस है या फिर मार्क टू मार्केट लॉस है, प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि इंटरडे में और फ्यूचर एंड ऑप्शन में है ना, अब वहाँ पर डिफरेंस है। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन में तो वहाँ पर हमें प्रीमियम वगैरह हमको पे करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है क्लियरिंग और जो सेटलमेंट का जो प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रेड डिटेल्स आर अवेलेबल टू क्लियरिंग कॉरपोरेशन फ्रॉम एक्सचेंज। मतलब जैसे ही कोई ट्रेड होती है एग्जीक्यूट स्टॉक एक्सचेंज से, वो किसके पास जाती है? वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास जाती है। उसके बाद आफ्टर कस्टोडियन कन्फर्मेशन क्लियरिंग कॉरपोरेशन डिटरमाइंस ऑब्लिगेशन। यानी जैसे ही कस्टोडियन कन्फर्मेशन देता है ट्रेड की, उसके बाद जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो ये पता लगाता है कि किसको कितने स्टॉक्स यानी कि आप बोल सकते हो शेयर, और किसको कितना फंड यानी कि पैसा देना है, ठीक है। फिर डाउनलोड ऑफ ऑब्लिगेशन एंड पे इन एडवाइस ऑफ फंड्स और सिक्योरिटीज बाय क्लियरिंग कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद क्या, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो ऑब्लिगेशन पता लगाता है कि हाँ ठीक है, कि ऑब्लिगेशन कितनी है और किसको कितनी सिक्योरिटीज़ वगैरह पे करनी है या फिर कितना फंड वगैरह उनको देना है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है सिक्योरिटीज़ एंड फंड्स। क्लियरिंग कॉरपोरेशन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू क्लियरिंग बैंक्स टू मेक फंड्स अवेलेबल बाय पे इन टाइम। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता है, वो क्लियरिंग बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप जो फंड है वो आप तैयार रखिए, ठीक है, ताकि उसकी पेमेंट टाइम पे हो सके। देन क्लियरिंग कॉरपोरेशन गिव्स इंस्ट्रक्शंस to depositories to make securities available by pay in time। यानी क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा किसको? डिपॉजिटरीज को, कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आप अवेलेबल रखिए, जब मैं कहूँगा तब आपको वो सिक्योरिटीज़ देनी होंगी, ठीक है। और यानी कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो दो लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, क्लियरिंग बैंक्स को और डिपॉजिटरीज को। अब बारी आती है पे इन ऑफ सिक्योरिटीज़। देखिए, ज़रूरी नहीं कि पे इन ऑफ सिक्योरिटीज़ पहले आ जाए, पे इन फंड्स ऑफ बाद में आए, ये आगे पीछे हो सकते हैं। देखो, पे इन सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन एडवाइजेज डिपॉजिटरी टू डेबिट पूल अकाउंट ऑफ कस्टोडियंस और क्लियरिंग मेंबर्स एंड क्रेडिट इट्स अकाउंट एंड डिपॉजिटरीज डज द सेम। तो जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो क्या करता है, वो डिपॉजिटरीज को बोलता है कि जो पूल अकाउंट है ना, उसमें से जो सिक्योरिटीज़ है आप डेबिट करो,
ठीक है। अभी जो पूल अकाउंट होगा वो किसका होगा, वो या तो कस्टोडियन का होगा या फिर आप बोल सकते हो जो क्लियरिंग मेंबर है उनका, और वो किस में डालेगा, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उसका जो अकाउंट है उसमें डालेगा, और जो डिपॉजिटरीज है वो वैसे करती है। और जब बारी आती है फंड की, तो यानी कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो क्लियरिंग बैंक्स को बोलता है कि जो बैलेंस है, ठीक है, जो बैलेंस है कस्टोडियन या फिर जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं उनके अकाउंट से आप डेबिट करो, और जो मेरा अकाउंट है ना आप उसमें डालो, ठीक है, उसमें डालो आप। अब अगर पे आउट ऑफ फंड्स की बारी आती है, मतलब सॉरी पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर क्या होगा कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये एडवाइस करेगा डिपॉजिटरीज को कि आप जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आप क्रेडिट करो, किस में से, कस्टोडियन या फिर जो क्लियरिंग मेंबर है उसके अकाउंट में से, मतलब उसके अकाउंट में, ठीक है, एंड डेबिट इट्स अकाउंट एंड डिपॉजिटरीज डज द सेम। यानी देखिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कहने पे जो डिपॉजिटरीज है वो क्या करेगा, वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का अकाउंट डेबिट करेगा और इनके अकाउंट में सिक्योरिटीज डालेगा। एंड जब बात आती है फंड्स की, यानी कि पे आउट ऑफ फंड्स, तो यानी कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो बैंक्स को बोलेगा कि आप मेरे अकाउंट में से, यानी कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन के अकाउंट में से पैसा निकालो, और जो कस्टोडियन है फिर जो क्लियरिंग मेंबर है उनके अकाउंट में आप डालो, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं टाइमलाइन की। तो टाइमलाइन में हमें पता है कि यहाँ पर T+2 का साइकिल यहाँ पे फॉलो होता है। तो T क्या है, ट्री इज ट्रेडेड बाय ब्रोकर, ठीक है। T मतलब क्या है कि अच्छा कि किस दिन जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हुई है। तो देखिए जब भी हम कोई ट्रेड वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो है तो हमारा, बट वहाँ पर इनडायरेक्टली वो किसका है, वो हमारे जो ब्रोकर है उसका है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं टी इज ट्रेडेड बाय ब्रोकर एंड T+1 बाय T+1 मॉर्निंग ट्रेड कन्फर्मेशन टू ब्रोकर। यानी T+1 पे क्या होता है कि कन्फर्मेशन मिल जाती है कि हाँ कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, और वहाँ पर फिर ऑब्लिगेशन वगैरह पता लगा ली जाती है, और उसी दिन इवनिंग तक जो भी पेमेंट वगैरह है, मार्जिन्स वगैरह है, जो सिक्योरिटीज़ है उनका एक्सचेंज हो जाता है, और T+2 या फिर T+3 डेज़ में जो सिक्योरिटीज़ या फिर जो शेयर्स हैं वो क्लाइंट के अकाउंट में आ जाते हैं। इन केस ऑफ ट्रेड बाय म्यूचुअल फंड्स द कस्टोडियंस एक्ट एज क्लियरिंग मेंबर्स। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड्स बाय करे गए या फिर सेल करे गए हैं, तो उस केस में जो कस्टोडियन है वो एक्ट करेगा एज ए क्लियरिंग मेंबर। Please note that clearing member is the brokerage firm which acts as a trading member। तो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लियरिंग मेंबर है यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, वो एक ब्रोकरेज फर्म बन जाएगा, यानी कि ट्रेडिंग मेंबर बन जाएगा। एंड क्लियरिंग मेंबर ऑफ क्लियरिंग एजेंसी वेयर एज कस्टोडियंस आर ओनली क्लियरिंग मेंबर्स इवन इफ द क्लाइंट्स don't meet their obligations, clearing members are required to meet their obligations to the clearing corporation। अब देखिए समझिए यहाँ पर जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो हमारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन उसका तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सारा रोल है क्लियरिंग मेंबर का। वो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, वो बन गया हमारा ब्रोकर, ठीक है। तो यानी कि अगर म्यूचुअल फंड के केस में कोई भी लोचा होता है तो उस केस में जो क्लियरिंग मेंबर है वही जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करेगा, अगर क्लाइंट अगर पेमेंट या सिक्योरिटी या फिर जो यूनिट्स वगैरह वो नहीं दे पाता। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो डेरिवेटिव है उस केस में जो क्लियरिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है। देखिए यहाँ तक तो उन्होंने पुरानी कहानी बता रखी है कि जो क्लियरिंग मैकेनिज़्म है, यानी जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे फॉलो होता है, ठीक है, ओपन पोजीशन वगैरह ये सारी चीज़ें। मेन कहानी यहाँ से, ठीक है, कि जितने भी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो तुम्हारे इंडेक्स फ्यूचर्स के हों, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स के हों, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शंस के हों, स्टॉक ऑप्शंस के हों, या फिर करेंसी फ्यूचर्स के हों, ठीक है, इन सब की जो सेटलमेंट है या तो होती है कैश या फिर होती है फिजिकल सेटलमेंट, ठीक है। और ये जो सेटलमेंट होती है ना वो डे टू डे बेसिस पे होती है, मतलब कि यहाँ पर फॉलो किया था मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। जैसे कि हमने अगर आपने देखा होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है, डेली बेसिस पे क्या होगा कि आपके अकाउंट में वो बताएगा कि यहाँ की इस दिन आपको प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, इस दिन लॉस हुआ फिर प्रॉफिट हुआ है ना, अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करी है तो।
बट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस मतलब ये जो प्रोसेस है इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 में, ठीक है। तो अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आती है जो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, ठीक है। मतलब उतना ही मेन नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उतना इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब जो भी यहाँ पे ऑब्लिगेशन वगैरह हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशंस हो गई, और जो भी सिक्योरिटीज़ लेनी है देनी है, और जो फंड वगैरह हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है हमारा स्टॉक ब्रोकर। द स्टॉक ब्रोकर्स आर अलाउड टू नेट द क्लाइंट अकाउंट विद इन द फर्म। एट द एंड ऑफ द डे द पोजीशन ऑफ ईच क्लाइंट इज नेटेड अगेंस्ट ऑल हिज ट्रांजेक्शन एंड फाइनल पे इन एंड पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज फंड्स इज कैरिड आउट थ्रू क्लियरिंग बैंक्स एंड डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो स्टॉक ब्रोकर है वो एक्चुअल में क्या करता है, जो क्लाइंट है उनके अकाउंट डेबिट क्रेडिट करता है, और जो फंड्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी लेना है देना है, ठीक है, वो सारी जो काम है वो फॉलो करता है स्टॉक ब्रोकर। क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट वगैरह ना बहुत जल्दी करनी पड़ती है, बहुत ही फास्ट। तो यहाँ पर जो मतलब हम कह सकते हैं जो स्टॉक ब्रोकर है, क्लियरिंग बैंक्स हैं और जो डिपॉजिटरीज हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एंड every day the clearing corporation sends the clearing member a list of trading transaction made by him, ठीक है। यानी जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो क्या करेगा, वो क्लियरिंग मेंबर्स को एक लिस्ट भेजेगा कि जो जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, उसकी लिस्ट भेजेगा जो कि उन्होंने बनाई है, एंड हिज क्लाइंट्स फॉर द डे, और कौन कौन से उनके क्लाइंट हैं। आफ्टर दिस क्लियरिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय मल्टीलेटरल नेटिंग। अब जो प्रोसेस है यानी कि जो सेटलमेंट है उसको फॉलो किया जाता है, और उस प्रोसेस का नाम हमें पता है मल्टीलेटरल नेटिंग। अब यहाँ पे सारी थ्योरी दे रखी है, बट इसको एग्जांपल की मदद से हम अच्छे समझते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। लेट्स से मान लेते हैं कि ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन 3 पार्टीज ऑन सिक्योरिटीज़ ABC। मतलब सिक्योरिटीज़ ABC क्या है, ये कोई स्टॉक है, ठीक है, ये कोई स्टॉक है, एंड ऑन ए पर्टिकुलर ट्रेड डे कॉल टी। अभी तो हमको पता है कि जिस दिन भी ट्रेड होगी उसको हम टी डे बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक तो ब्रोकर X है, ब्रोकर Y है, ब्रोकर Z है, ठीक है। तो जो ABC की जो सिक्योरिटीज़ है, मतलब कोई कंपनी उसकी सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, उसकी ट्रेडिंग ऐसे से हुई है। पहले बायर था X और जो सेलर था Y, ठीक है, उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है वो 200 क्वान्टिटी की हुई है, प्राइस था 10 और ट्रेड वैल्यू थी 2000 रुपये, ठीक है। एंड जो सेकंड ट्रेड है वो Y और Z के बीच में हुई है, क्वांटिटी है 50 एंड प्राइस है 10.50 एंड ट्रेड वैल्यू है 525। तो इसी तरीके से हमको 4 यहाँ पर ट्रेड दे रखी है। अब यहाँ पे देखते हैं जो ब्रोकर A है, ब्रोकर X है, ठीक है। देखिए ब्रोकर X ने क्या करा, उसने बाय करी है 200 क्वान्टिटी और 100 क्वान्टिटी, प्राइस है 10 एंड 10.5। देखिए माइनस में इसलिए है क्योंकि ये फंड इसके पास से जाएगा, ये पैसा इसके पास से जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये माइनस में है। तो यानी कि ये पैसा इसके पास से जाएगा इसलिए माइनस में है। एंड इसने 300 क्वांटिटी सेल करी है, यानी कि ये पैसा आएगा इसलिए, और ये जो सेल करी है वो 11 रुपये पे सेल करी है, इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो यानी कि अगर यहाँ पे नेट बैलेंस निकालें तो आ रहा कितना 250, यानी पॉजिटिव है, मतलब इसको रिसीव होना है, ठीक है। इसको क्या है, इसको रिसीव होना है। तो जो ब्रोकर है, ठीक है, वो ये बोलेगा कि हाँ कि जो X है, ठीक है ना, X के जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू से जो भी ट्रेडिंग हुई है तो वहाँ से 250 रुपीज़, मतलब वहाँ पर 250 रुपीज़ और आने हैं, मतलब देना नहीं है उस ब्रोकर X को, उसके पास और आने हैं। एंड हाँ, अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्वांटिटी की, मतलब ये तो हो गई पेमेंट की, ये तो फंड हो गया, फंड आएंगे 250, ठीक है। बट अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगी, मतलब सिक्योरिटी कुछ आने वाली नहीं है। क्यों, देखिए क्वांटिटी देखिए ना पे 300 उसने बाय करी, 300 बेच दी बस। अगर हम ब्रोकर Y को देखते हैं तो यहाँ पर इसने सेल करी है पहले 200 क्वांटिटी 10 रुपये प्राइस पे, यानी कि ट्रेड वैल्यू हो गई 2000, एंड इसने सेल करे हैं 50 क्वांटिटी और 300 क्वांटिटी, ठीक है। नहीं, ये 50 वाली तो इसने बाय करी है क्योंकि माइनस में, 300 वाली इसने सेल करी है, तो यानी कि इसने सेल करी है 2, ठीक है। तो नहीं, ये बुक में गलत है, यहाँ पे बाय लिखा है ना, यहाँ पे माइनस में होना चाहिए, आप एक बार ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा, तो यानी कि जो टोटल जो यहाँ पे वैल्यू है वो 1825, मतलब नेट
तो इसको ब्रोकर वाई को ना फंड देना है, फंड पे करना है। बट अगर हम बात करें सिक्योरिटीज़ की, तो देखिए इसके प्लेटफॉर्म से 200 सिक्योरिटीज़ सेल हुई हैं एंड बाय हुई हैं 350, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक मिनट की देखिए, यानी कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी बात करें तो 150 इसको रिसीव होंगी एंड पेमेंट की बारी आएगी तो यहाँ पे इसको 1825 इसको पे करना है। एंड ब्रोकर जेड, तो यहाँ पे इसने सेल करी है, ओनली सेल करी है, तो उसके पास इतना अमाउंट आएगा, इतनी सिक्योरिटीज़ भी इसके पास आएंगी। तो इस तरीके से ना यहाँ पर ऑब्लिगेशन पता लगाई जाएंगी। तो आई थिंक ये चीज़ आपको ना समझ में आ गई होगी। मतलब यहाँ पे जो बताया गया है कि वो कैसे काम करेगा, उसी चीज़ को यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद समझाया गया है। तो बस यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर 6।